नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जो जनसंख्या है वो अलग अलग एरिया में फैली हुई है, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, कहीं पर ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर कम लोग रहते हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक यही है कि ये जो अलग अलग एरिया है, अलग अलग जगह पे पॉपुलेशन जो है वो क्यों अलग अलग है, कहीं पे कम लोग क्यों हैं, कहीं पे ज़्यादा लोग क्यों हैं। देखो, आदमी को रहने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। सबसे मेन रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये तीनों क्या बन गई, एक रीज़न बन गई आदमी के कहीं पे रहने का। जहाँ पे आदमी को क्या मिले, रोटी मिले, यानी कि उसके खाने के लिए फूड मिले, उस एरिया में ज़्यादा जनसंख्या रहेगी ना। जहाँ पे उसे लिविंग कंडीशंस मिले, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा हो, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। आप एक बिल्कुल बर्फीले एरिया में रहते हो जहाँ ना खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी आपको, ना कुछ और, वहाँ पे मर जाओगे ना थोड़े दिन में। तो बर्फ़ में रहना पसंद करोगे आप, या आप जहाँ पे अब रहते हो वहाँ पे रहना पसंद करोगे? तो बिल्कुल लद्दाख में, सियाचिन में रहता है कोई, बिल्कुल उधर बर्फीले एरिया में, ग्लेशियर्स में रहता है कोई? नहीं रहता ना, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस ही नहीं है रहने की। ठीक है, बर्फ़ में दब के मर जाओगे या तो आप, या आपको खाने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी आपके साथ। ये सारे रीज़न हैं, यही हम पढ़ेंगे एक एक करके क्या क्या रीज़न हैं जिनकी वजह से जो है पॉपुलेशन अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से फैली हुई है। जो ये अलग अलग रीज़न हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पर पानी है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे भोजन है, कहीं पे नहीं है। ठीक है, कहीं पे क्लाइमेट कैसा है, कहीं पे बर्फ़ पड़ती है, कहीं पे बारिश ही बारिश होती है। ठीक है, कहीं पे बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से जो है वो हमारी पॉपुलेशन डिसाइड होती है। तो हम अब पढ़ रहे हैं कि पॉपुलेशन के अलग अलग एरिया में फैलने के कारण क्या हैं। ठीक है, किस एरिया में पॉपुलेशन कम होती है, किसी में बिल्कुल ज़्यादा होती है, और कहीं पे नॉर्मल होती है। ठीक है, तो जहाँ पे जितनी अच्छी कंडीशंस होंगी उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। जहाँ पे कम होगी उससे, तो वहाँ पे मीडियम लेवल की पॉपुलेशन रहेगी। और जहाँ पे कंडीशंस बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी वहाँ पॉपुलेशन और भी कम हो जाएगी। और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे रहना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको जनसंख्या ही नहीं मिलेगी। जैसे कि अंटार्कटिक महाद्वीप है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पे खाने पीने की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी, इसीलिए वहाँ पे आदमी भी ना के बराबर रहते हैं। अब हम देखो इनको तीन अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला भौगोलिक कारण, दूसरा हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रीजंस यानी कि आर्थिक कारण, यानी पैसे से रिलेटेड कारण भी हैं पॉपुलेशन के होने के। आपको पता है, ये बात अभी समझ जाओगे आप थोड़ी देर में कि आर्थिक कारण क्या है। भौगोलिक में तो क्या है, वही मैंने आपको जो बताया, क्लाइमेट वगैरह ये सारी चीज़ें। आर्थिक में क्या होगी कि देखो, आप नौकरी करने के लिए भी किसी दूसरे जगह जाते हो ना, पैसा कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो ये है आर्थिक चीज़ें। तो आर्थिक चीज़ों से भी क्या होता है, पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र होता है, और एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और दूसरे एरिया से वो कम हो जाती है। तो है ना पॉपुलेशन में आर्थिक चीज़ भी। ऐसे ही और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो ज्योग्राफिक रीज़न भी हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफिक रीजंस को ही देखेंगे। अब ज्योग्राफिक रीज़न जो है, यानी भौगोलिक कारण जो हैं, यानी जो नेचुरल चीज़ें हैं जिनकी वजह से आदमी अलग अलग जगह पे रहते हैं, कहीं पे कम रहते हैं, कहीं पे ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे मेन रीज़न है पहला भौगोलिक में पानी, यानी कि जल, वाटर। वाटर ही जो है वही है लाइफ, जल ही जीवन है, हमें पता है ये बात। तो जहाँ पे पानी होगा आदमी वहाँ पे ज़रूर बसेंगे जाके। तो जितनी भी सभ्यताएं आज तक बसी हैं, सभ्यता का मतलब होता है आदमियों ने जहाँ पे रहना शुरू किया है। तो जितनी भी सभ्यताएं आज तक बसी हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, कभी भी कुछ भी पढ़ा हो, तो आपने सुना होगा कि ये सभ्यता इस नदी के किनारे थी, ये सभ्यता इस नदी के किनारे थी। तो नदी होगी अगर, पानी होगा वो अगर, तो वहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको पीने का पानी मिलेगा, आपको नहाने धोने का पानी मिलेगा, आपको आपकी फसलों के लिए, आपके पशुओं के लिए, हर चीज़ के लिए पानी मिलेगा। तो जल अगर है तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी होगी। तो सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहला फैक्टर है पॉपुलेशन को डिसाइड करने वाला, पानी। बिल्कुल सिंपल सी बात, आप सभी को पता है ये बात। तो अगर पानी है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ही, पॉपुलेशन होगी वहाँ पे। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कह लो, फैक्टर कह लो, कुछ भी कह लो, ये आपका पहला पॉइंट बनेगा जल, यानी कि पानी। पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा भू आकृति। भू मतलब ज़मीन, आकृति मतलब उसकी शेप। तो जो धरती की शेप है वो डिसाइड करती है कि वहाँ पे कैसी पॉपुलेशन रहेगी। अब सिंपल सी बात है, एक प्लेन ज़मीन पे आप रह रहे हो, अभी आप बैठे हो, आपका कमरा प्लेन है ना,
तभी तो आप अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हो। आप अपने बेड पे हो, किसी भी चीज़ पे हो, सोफे पे हो, चेयर पे हो, तो आप किसी एक प्लेन सरफेस पे हो, आपने अपना घर एक प्लेन सरफेस पे बनाया है। अब पहाड़ है ऐसे, अब इस पे घर बनाना मुश्किल है या एक प्लेन सरफेस एरिया पे घर बनाना मुश्किल है? तो प्लेन एरिया में जो है घर बनाना आसान होगा ना, रहना आसान होगा ना, खेती आसान होगी ना, हर चीज़ आसान होगी ना, तो आपकी लाइफ ही आसान होगी ना। तो अगर प्लेन एरिया है और पहाड़ी एरिया है, घाटियाँ हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लाइफ क्या है, मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आप देखते हो दिल्ली जैसा एरिया बिल्कुल प्लेन एरिया है। यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, एमपी हुआ, ये वाले जो हमारे उत्तरी राज्य हैं, यहाँ पे तरक्की ज़्यादा हुई है। अगर आप कंपेयर करो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड, वहाँ पे पहाड़ वगैरह ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कम हो पाई और इस एरिया में ज़्यादा हो पाई। तो ज़मीन की शेप का फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा पॉपुलेशन पे? अगर समतल मैदान है, बिल्कुल अच्छा प्लेन जो है, तो प्लेन होगा तो खेती होगी, सब कुछ होगा, ठीक है, हर चीज़ में फैसिलिटी रहेगी, सड़क बनाने में आसानी होगी, घर बनाने में आसानी होगी, आपके रहने में आसानी होगी। तो भू आकृति यानी ज़मीन की शेप भी ये डिसाइड करती है कि जनसंख्या जो है वो कहाँ पे कितनी होगी। अगर समतल प्लेन मैदान होगा तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, अगर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ हैं, कहीं टीले हैं, कहीं कुछ है, तो वहाँ पे जनसंख्या कम होगी। समझ गए? आप देखते हो ना, हिमालय के पहाड़ों में आदमी ज़्यादा रहते हैं या दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, इस एरिया में ज़्यादा आदमी रहते हैं, तो प्लेन एरिया में ज़्यादा आदमी रहते हैं अगर हम कंपेयर करें पहाड़ों से, घाटियों से, इन चीज़ों से। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर कहीं पे है तो वो है गंगा के मैदान में, यानी कि जो हमारी गंगा नदी है उसके आसपास का जो एरिया है वो सबसे सघन बसा हुआ एरिया, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों रहते हैं? देखो, पहला पॉइंट क्या था, जल, तो यहाँ पे जल भी पूरा है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, दुनिया भर की उनकी सहायक नदियां हैं। तो ये एरिया कौन सा लग गया? अब हरियाणा है इसमें, पंजाब है इसमें, देखो वहाँ से शुरू होती है हमारी, उत्तराखंड से चलती है नदियाँ, तो उत्तराखंड हो गया, वहाँ तो पहाड़ी एरिया इसलिए वहाँ पे जनसंख्या कम। फिर उत्तराखंड से नीचे उतरती है पंजाब वाले एरिया में, पंजाब में देखो आप पूरी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। फिर हरियाणा में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, दिल्ली आ गया, यूपी आ गया, ठीक है, बिहार होती हुई पटना होती, वेस्ट बंगाल में जाके गंगा नदी गिरती है। तो ये पूरा उत्तर भारत का जो एरिया है गंगा नदी की वजह से, उसकी सहायक नदी जैसे कि यमुना नदी है, चंबल नदी है, बहुत सारी नदियां हैं, इन नदियों की वजह से इस एरिया में क्या हुआ, एक तो एरिया प्लेन है, दूसरा पानी की कोई कमी नहीं हुई, तो इस एरिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है गंगा का मैदान, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ पे लोगों के रहने की पूरी दुनिया में। तो गंगा का मैदान ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो 2 पॉइंट हमने पढ़े पॉपुलेशन बढ़ने की। क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट तो क्या है, पानी। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो ज़मीन है उसकी शेप, भू आकृति, भू मतलब ज़मीन, आकृति मतलब उसकी शेप, ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। तीसरा हमारा भौगोलिक फैक्टर होगा जलवायु, यानी कि क्लाइमेट। अब क्लाइमेट तो सबसे मेन बात है। अब मैंने आपको अभी बताया था, अगर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ेगी तो वहाँ पे रह लेगा कोई? अगर धूप ही धूप पड़ेगी, मिट्टी ही ना हो अच्छी, बिल्कुल गर्मी ही गर्मी रहती हो, जैसे कि डेजर्ट होते हैं, वहाँ पे रहता है कोई? वहाँ पे फसल ही नहीं होगी, खाओगे क्या, करोगे क्या, मरोगे वहाँ पे जाके। तो अगर ठंड ज़्यादा है तो भी दिक्कत, अगर गर्मी ज़्यादा है तो भी दिक्कत, बारिश ज़्यादा आती है, बाढ़ आ जाए, वहाँ पे डूब जाए सब कुछ, वहाँ पे क्या करोगे आप? वहाँ पे भी फसल नहीं होगी। तो रहने के लिए क्या चाहिए हमें? बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जहाँ पे ये चीज़ें होंगी। तो भारत जैसे देश में आप देखते हो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, चाइना में भी इसी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट रीजन जो है वो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन अपने आप बढ़ेगी ही, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस अच्छी हैं, ठीक है ना, तो बर्फ़ है ज़्यादा, ठीक है, हर एरिया में आपको हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो मेन रीज़न क्या है? क्लाइमेट भी बहुत बड़ा रीज़न है। क्लाइमेट अगर अच्छा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़रूर बढ़ेगी। तो पानी की वजह से बढ़ेगी, ज़मीन की शेप की वजह से बढ़ेगी घटेगी, और अगर क्लाइमेट जैसा है, क्लाइमेट के हिसाब से भी वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी। उसके अलावा अगला पॉइंट है अब हमारा, वो है सॉइल, यानी मिट्टी, हिंदी में बोलेंगे मृदा, ठीक है। तो सॉइल के हिसाब से भी क्या होगा, जो है पॉपुलेशन डिसाइड होगी। अब जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा बसेंगे ना,
क्योंकि लोगों को खाने के लिए भी चाहिए, व्यापार करने के लिए भी चीज़ें चाहिए। तो जहाँ की मिट्टी अच्छी है वहाँ पे फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो लोग रहेंगे, ठीक है, लोगों को खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, लोगों के लिए रिसोर्सेज पैदा होंगे। तो मिट्टी भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्या डिफाइन करती है, जनसंख्या। अब देखो, अब पथरीली मिट्टी है मान लो कहीं पे, तो वहाँ पे जनसंख्या अपने आप कम होगी। उपजाऊ ज़मीन है अगर जहाँ पे, तो वहाँ पे जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी। अभी हमने एक एग्जांपल भी देखा था, गंगा यमुना का जो मैदान है, ये वाला प्लेन जो है, इसमें दुनिया की सबसे सघन जनसंख्या है। यानी दिल्ली हरियाणा वाला जो एरिया लगता है, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, आप सभी को पता भी है ये बात। तो यहाँ पे अगर बहुत लोग रहते हैं, उसके रीज़न क्या है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे प्लेन एरिया है, यहाँ की मिट्टी अच्छी है, यहाँ पे खेती बहुत होती है, तो हर तरीके से फैसिलिटी मिल रही है यहाँ की जनसंख्या को। समझ गए। तो अगला पॉइंट क्या था हमारा, सोइल भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि जनसंख्या को डिसाइड करती है। अगला पॉइंट आप बना सकते हो खेती। अब मिट्टी अच्छी होगी तो अगला पॉइंट क्या बनेगा हमारा, खेती। जिस एरिया में खेती अच्छी होगी ना, वहाँ पे लोग भी ज़्यादा बसेंगे, पक्की बात है ये, क्योंकि लोगों को खाने के लिए चाहिए अनाज, और अनाज पैदा होता है खेती से ही। एक जंगल में रहने वाले जो लोग हैं वो अपना गुजारा कैसे करते हैं, जंगली चीज़ों से, शिकार कर लिया या पेड़ पौधे से कुछ चीज़ें ले ली, तो उनका लाइफस्टाइल, और जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे जनसंख्या बढ़नी पक्की बात है, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, अनाज ज़्यादा मिलेगा, जनसंख्या बढ़ेगी। तो खेती यानी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जनसंख्या के बढ़ने और घटने में। जहाँ पे खेती होगी वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी ही। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ने के या जनसंख्या को प्रभावित करने के कारक, फैक्टर्स दैट अफेक्ट पॉपुलेशन। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें हम पहला पॉइंट पढ़ रहे थे भौगोलिक यानी फिजिकल फैक्टर जो हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकली जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। उसमें मिट्टी हुई हमारा, मौसम हुआ हमारा, ठीक है, ज़मीन का टाइप हुआ, मिट्टी का टाइप हुआ, खेती का टाइप हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करती हैं एक एरिया को, उस एरिया की पॉपुलेशन को। जहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी होगी, जहाँ पे चीज़ें ख़राब होगी वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम होगी। अब डेजर्ट में आदमी थोड़ी रहते हैं, बर्फीले पहाड़ों की चोटियों पे आदमी थोड़ी रहते हैं, वहाँ पे तो बहुत कम आदमी दिखेंगे आपको। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल क्लाइमेट में जहाँ पे खेती होती हो, पानी मिले, वहीं पर लोग रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर थे जो कि भौगोलिक कारण है जो कि जनसंख्या को डिफाइन करते हैं। अब आ जाओ आप आर्थिक कारण पे। आर्थिक वही पैसे से रिलेटेड, मैंने आपको बताया है कुछ सिटीज़ ऐसी दिखेंगी आपको जो कि सिर्फ इकोनॉमी की वजह से डेवलप हुई है। जैसे आप एग्जांपल ले लो दिल्ली के आसपास, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये 3 नए शहर बसे। अब ये क्यों बसे हैं, तीनों ही ट्रेड की वजह से, व्यापार की वजह से, नौकरियों की वजह से बसे हैं। ठीक है, आप देखते हो नोएडा फरीदाबाद में खेती थोड़ी होती है, पर वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, नए नए काम धंधे खुले हैं, तो लोग वहाँ पे रोज़गार की तलाश में गए हैं। तो जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, चाहे कुछ भी फैसिलिटी हो, तो नौकरी मिले, कुछ भी काम धंधा मिले, तो उन सारी चीज़ों के पीछे भी लोग भागते हैं। और जहाँ पे इकोनॉमी अच्छी होती है, जहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलते हैं, पैसा मिलता है, नौकरियाँ मिलती हैं, उस एरिया की पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ती है। तो फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नए नए रिसोर्सेज आए हैं, इकोनॉमिक कारण है यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने का। समझ गए। तो ये सारी तो बेसिक चीज़ें थी जो हमने पहले पढ़ी, पानी हुआ, ज़मीन हुई, ये हुई। उसके बाद अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि नौकरियाँ भी हैं, उससे भी पॉपुलेशन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आप दिल्ली में देखते हो, पूरे भारत के आदमी यहाँ पे मिलेंगे आपको, कन्याकुमारी, कश्मीर, बिहार, यूपी, एमपी, पूरे भारत को कहीं से भी उठा लो, हर राज्य का आदमी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और मुंबई जैसे शहरों में भी आपको ऐसे ही भीड़ मिलेगी। तो मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, आपको इन जगहों पे पूरे भारत के आदमी मिल जाएंगे। भारत छोड़ो, आपको विदेशों के आदमी भी मिल जाएंगे यहाँ पे, नेपाल, भूटान, अफ्रीका, यहाँ के आए हुए लोग भी यहाँ पे अपना घर बार बना रहे हैं, यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, यहाँ पे काम धंधे करते हैं। तो जनसंख्या ऐसे डिफाइन होती है, जनसंख्या ऐसे बनती है किसी एरिया की। जब वहाँ पे फैसिलिटी होती है तो वहाँ पे जनसंख्या अपने आप बढ़ जाती है। अब हम आर्थिक पढ़ रहे थे। आर्थिक में देखो, आर्थिक के भी कुछ टाइप हैं। पहला टाइप है आर्थिक का खनिज हो, जहाँ पे खनिज मतलब मिनरल्स, चाहे उसमें कोई भी मेटल हो या आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट धातु हो, जैसे कि लोहा, चांदी, सोना, कुछ भी मिल जाए। ठीक है, या आपके पत्थर होते हैं, जैसे
कुछ भी चीज़ जिससे भी जो भी मिनरल हो वो जहाँ पे होती है, जैसे कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये चीज़ें जहाँ पे भी होंगी वहाँ पे जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी ना। अब खेती ना हो तो भी बढ़ेगी ना, आर्थिक चीज़ें हैं ना ये। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी वहाँ पे जनसंख्या ज़रूर बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक में हमारा पहला पॉइंट क्या आया है? पहला पॉइंट आया है खनिज हो जहाँ पे, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी, यानी मिनरल्स हो जहाँ पे, वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी। आपको एग्जाम्पल दे रखा है इसका। अफ्रीका जो है वो ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है, पूरा पूरा कॉन्टिनेंट ही ज़्यादा डेवलप नहीं है, पर वहाँ पे जाम्बिया और कटंगा, ये आपकी बुक में लिख रखा है। जाम्बिया और कटंगा दो एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, खनिज है वहाँ पे। तो उस एरिया की जनसंख्या बाकी एरिया से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे खान है, वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं लोगों को। ठीक है, तो खनिज भी डिफाइन करते हैं किसको? एक एरिया में जनसंख्या को। भारत में भी ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहाँ से कोयला निकलता है, जहाँ से लोहा निकलता है, कोई बहुत सारी धातुएं निकलती हैं। वो एरिया पूरा भरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होती हैं? फैक्ट्रियाँ होती हैं, बाहर से लोग काम करने आते हैं, बहुत सारे मजदूर रहते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक रहते हैं। फिर अगर फैक्ट्रियों के मालिक रहेंगे, मजदूर रहेंगे, तो वहाँ पे सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी बनेगी तो नई नई नौकरियाँ निकल के आएंगी, कोई चाय बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा, तो वहाँ पे पॉपुलेशन अपने आप बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे खनिज होंगे वहाँ पे जनसंख्या अपने आप बढ़ जाएगी। खनिज का मतलब है लोहा, चांदी, सोना, तांबा, कुछ भी, पत्थर, कोयला, जो भी हमें धरती से मिलता है ना, जो भी मटेरियल जो हमारे काम का हो, इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, वो खनिज होता है। ठीक है, तो जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, चाहे उसमें पत्थर हो चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें खनिज कहलाती हैं। और जहाँ पे खनिज होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि खनिज से क्या होती है? हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे फैक्ट्री, इंडस्ट्री सब सेटअप हो जाएंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट बना है आर्थिक में हमारा क्या? खनिज होना। जहाँ पे खनिज होंगे वहाँ पे ज़रूर जनसंख्या बढ़ेगी। एग्जाम्पल आपको अफ्रीका का देना है और भारत का तो आप दे ही सकते हो, भारत की तो आपको सिटी पता ही है सारी। तो अफ्रीका के आपको दो एरिया याद रखने हैं, जाम्बिया की खान और कटंगा वाला एरिया। यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन ज़्यादा है बाकी एरिया के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो अरब कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे तेल निकलता है, आप सभी को पता है। अब उस तेल के दम पे वो देश बसे हुए हैं पूरे, बाकी खेती वगैरह तो वहाँ पे कम है। तो दुबई जैसी सिटी हुई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हुआ, ठीक है, तो अरब कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे तेल ज़्यादा है। उस एक मिनरल के दम पे, एक खनिज के दम पे वो कंट्रीज इतनी डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो तेल निकलना उनके लिए वरदान साबित हुआ, समझ रहे हो। तो एक मिनरल जहाँ पे होता है वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती ही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है नगरीकरण, आर्थिक का ही दूसरा पॉइंट है ये। सारे किस चीज़ के पॉइंट पढ़ रहे हैं हम? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। पहले हमने पढ़े भौगोलिक यानी कि फिजिकल, ठीक है, ज्योग्राफिकल जो भी कारण है वो। उसके अलावा अब हम पढ़ रहे हैं क्या? आर्थिक कारण यानी इकोनॉमिक जो फैक्टर हैं वो। पहला क्या पढ़ा हमने इकोनॉमिक में? मिनरल्स का निकलना। दूसरा हम पढ़ रहे हैं सिटीज़ का डेवलप होना। अब नगरीकरण जहाँ पे होगा, जहाँ पे नई नई सिटीज़ बसेंगी वहाँ पे लोग अपने आप पहुँच जाएंगे। अब सिटी बसने का मतलब क्या है? वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, हॉस्पिटल होंगे, वहाँ पे स्कूल होंगे, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी। उसके अलावा वहाँ पे रहने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो जब भी नई सिटी बसती है तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी ना। ठीक है, आप मेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो पंजाब का। पंजाब में जो गांव हैं और चंडीगढ़ जो नया बसा नगर है, उनकी जनसंख्या में अंतर है या नहीं है? चंडीगढ़ की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पे किसी गांव की जनसंख्या ज़्यादा है। तो सीधी सी बात, आप सभी को पता है शहर की जनसंख्या ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। पंजाब में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, चंडीगढ़ की जनसंख्या ज़्यादा है बाकी किसी भी गाँव से अगर आप मिलाओगे तो। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ क्या एक सिटी है, एक नगर है। अब ऐसे एग्जाम्पल ले लो आप राजस्थान का। राजस्थान में जयपुर एक सिटी है, जयपुर के आसपास का एरिया क्या इतना डेवलप है? वहाँ पे इतने आदमी रहते हैं जितने जयपुर में रहते हैं। तो जयपुर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे क्या है? वो एक नगर है, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं लोगों को। उनके गांव में वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि एक नगर में होती है, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, चाहे एजुकेशन फैसिलिटी हो। ठीक है, तो इसीलिए जयपुर ज़्यादा डेवलप है। उसके अलावा देख लो आप दिल्ली के एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, दिल्ली के जो मेन वाला एरिया है वहाँ पे और ज़्यादा भीड़ है, और बाहर के जो गांव है दिल्ली के वहाँ पे थोड़ी कम भीड़ है। ठीक है, ऐसे ही समझ लेना आप, जो भी सिटी होती हैं, नगर होते हैं, वो डेवलप होते हैं। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा
रोहतक है, सोनीपत है, ये वाला एरिया ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पे बहादुरगढ़ है, ये वाला एरिया जो है डेवलप हो रहा है बहुत ज़्यादा। और गुड़गांव देख लो आप हरियाणा में, तो गुड़गांव तो सबसे ज़्यादा डेवलप हो गया क्योंकि नई नई कंपनीज आई, विदेशी कंपनी आई वहाँ पे, नई नई सिटी डेवलप हुई, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा। फरीदाबाद देख लो आप, तो फरीदाबाद, गुड़गांव, ये हरियाणा के एरिया हैं। तो कितना अंतर है हरियाणा के गाँव में और इन नगरों में। तो जहाँ पे भी नगर बसेंगे तो फैसिलिटी आएगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ना ही तो हम पढ़ रहे हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ाने वाले कारक बताओ। तो पहला आर्थिक में हमने पढ़ा था कि अगर खनिज होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा है अगर नगर बनेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, खनिज और नगर, दोनों ही फैक्टर हैं किसके, पॉपुलेशन को बढ़ाने के। ठीक है, अर्बनाइजेशन बोलेंगे नगरीकरण को, और खनिज मिलने को बोलेंगे मिनरल्स। आर्थिक का आप तीसरा पॉइंट बनाओगे औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जहाँ पे फैक्ट्री लगेंगी वहाँ पे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ही। गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, अगर आप दक्षिण भारत की बात करो हैदराबाद, ठीक है, तो ये एरिया जो आप देखते हो इनमें पॉपुलेशन ज़्यादा है। मुंबई आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं। अब छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में बिल्कुल भी जंगल ही जंगल है वहाँ पे, पर फिर भी वहाँ पे जो एरिया है जहाँ से जो हमारे लोहे के प्लांट हैं हमारे देश के, ठीक है, टिस्को जैसी कंपनियां हैं, टाटा आयरन एंड स्टील जो कंपनियां हैं, तो इन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोयले की खान है, लोहे की खान है, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो आर्थिक में तीसरा पॉइंट हम बनाएंगे इंडस्ट्रीज़ यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे औद्योगिकरण। जहाँ पे उद्योग होंगे, फैक्ट्री होंगी, वहाँ पे पक्की बात है भाई क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी ही। समझ गए? तो आर्थिक में हमने 3 पॉइंट पढ़े। पहला क्या था कि अगर मिनरल्स मिलेंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन अपने आप बढ़ेगी। दूसरा क्या है, दूसरा था अगर नगर डेवलप होंगे तो फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी और क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। तीसरा है इंडस्ट्रीज़, अगर औद्योगिकरण होगा तो भी क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी ही। बिल्कुल पक्की बात है ये। ठीक है, अब देखो लंदन जैसे सिटी में इंग्लैंड में बहुत पॉपुलेशन है, बाकी एरिया में कम है। अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसे सिटी में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, इन सिटीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, बाकी एरिया में नहीं है इतनी पॉपुलेशन। इंडिया में दिल्ली हुआ, जयपुर हुआ, मुंबई हुआ, इस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, बाकी एरिया में तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के टाइम पे आपने सुना होगा बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी क्योंकि अंग्रेज़ों का काम धाम यहीं से चलता था। तो जहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ होगी वहाँ पे पक्की बात है पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो यही हम पढ़ रहे थे कि जो भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं वो फैक्टर बताओ। ये पढ़ा ना हमने सारा। अब एक पॉइंट और बनेगा यहाँ पे। सबसे मेन क्या था, भौगोलिक कारण जो कि ज्योग्राफिकली रीज़न थे। उसके बाद आर्थिक कारण। अब इसके अलावा भी तो कुछ कारण होते हैं शहर बसने के। क्या सिर्फ सारे ही ऐसे शहर हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ पर बेस्ड हों? क्या सारे ही ऐसे शहर हैं जहाँ पे सिर्फ अच्छा ज्योग्राफिक कंडीशन हो इसी वजह से हों? कुछ सिटीज़ ऐसे भी तो हैं जिनके बसने का रीज़न कुछ और है। देखो धर्म भी तो एक रीज़न हो सकता है ना। मक्का मदीना का आप एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मक्का मदीना पूरा जो डेवलप हुआ वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि वो मुस्लिम धर्म का एक पवित्र स्थल है। ऐसे ही भारत में आ जाओ आप, मथुरा है, काशी है, अमरनाथ है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, जगन्नाथपुरी है, बालाजी हैं, तो ये सारे हमारे धार्मिक एरिया हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है या नहीं बढ़ी, आप खुद बताओ। ठीक है, आप छोटे से एरिया में देखते हो जहाँ पर धर्म की बात होती है, एक मंदिर होता है, मंदिर के आसपास लोग रहना शुरू करते हैं, वहाँ पे फिर और चीज़ें डेवलप होती हैं, वहाँ पे और लोग आ जाते हैं, फिर वहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो एक छोटी सी चीज़ से क्या हो जाता है, वो सिटी डेवलप हो जाती है पूरी की पूरी। तो धर्म भी एक कारण है किसी सिटी के डेवलप होने का। अगर कोई धार्मिक स्थल है तो वो ज़्यादा डेवलप होता है। अगर हरिद्वार हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल नहीं होता तो क्या हरिद्वार इतना डेवलप होता जितना आज है? होता है ऐसे? तो हरिद्वार इसीलिए डेवलप है ना क्योंकि वहाँ पे क्या है, हम उसे बहुत पवित्र मानते हैं। हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है हरिद्वार। क्या मक्का मदीना अगर धार्मिक स्थल नहीं होता तो वो इतना फेमस होता? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही दुनिया में पूरी दुनिया की बात कर लो आप या भारत की बात कर लो, अगर कोई धार्मिक स्थल है, ठीक है, जिसे लोग मानते हैं
तो वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे धर्म वगैरह ये सारी चीज़ें अपने पूजा पाठ वगैरह जो भी जिस धर्म की जैसे भी आस्था है उस हिसाब से लोग करते हैं, और वहाँ पे फिर सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब देखो धर्म की भी बात हो गई, सिटीज़ भी डेवलप हो गई। अब और भी एक दो रीज़न है, जैसे कि एक मेन रीज़न हमारा बचा है वो है सांस्कृतिक महत्व के स्थल। सांस्कृतिक महत्व के स्थल का मतलब है जो हमारी पुरानी हेरिटेज हैं, यानी हमारी जो पुरानी धरोहर बची हुई हैं, वो भी तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है। अब राजस्थान में देखो आप, राजस्थान में जयपुर में क्यों जयपुर इतना डेवलप है, क्योंकि वहाँ पे महल है बहुत सारे। वहाँ पे क्या है, आमेर का किला है, जयगढ़ का किला है, उसके अलावा नाहरगढ़ का किला है, एल्बर्ट म्यूज़ियम है, दुनिया भर की चीज़ें हैं जयपुर में देखने के लिए जो कि राजाओं के टाइम से अब तक संभाल कर रखी हुई हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट का सिर्फ एक ही रीज़न है, वहाँ पे सांस्कृतिक धरोहर होना, कल्चरल हेरिटेज होना। ठीक है, तो वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर एक। ठीक है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, तो सांस्कृतिक महत्व की चीज़ अगर है कहीं पे कोई, जैसे दिल्ली में लाल किला है, तो लाल किला वाला एरिया कितना मेन है, वहाँ पे दूसरे देशों से भी लोग आते हैं देखने के लिए। यूपी में आगरा में ताजमहल, अगर ताजमहल ना तो आगरा को कौन पूछता। ठीक है, तो जो आगरा की डेवलपमेंट हुई है वो ताजमहल की वजह से हुई है, लाल किला वाले एरिया की डेवलपमेंट लाल किले की वजह से हुई है, जयपुर की डेवलपमेंट जयपुर के किलों की वजह से हुई है। तो अगर कहीं पे कोई सांस्कृतिक धरोहर है तो वो एरिया अपने आप डेवलप हो जाता है, आपने देखी होगी ये चीज़ हमेशा। तो धर्म भी एक फैक्टर बनता है। ठीक है, वहाँ की सांस्कृतिक कोई चीज़ है, पुरानी कोई चीज़ है, हेरिटेज है कोई, वो भी एक फैक्टर बनती है। उसके अलावा भौगोलिक कारण तो होते ही हैं जहाँ पे जनसंख्या बसती है, उसके अलावा नगरीकरण एक कारण होता है, उसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण एक कारण होता है। तो सारे कारण हमने पढ़ लिए हैं अलग अलग हेडिंग के हिसाब से। आप 3 हेडिंग बनाना अपनी, पहला बनाना भौगोलिक कारण यानी कि जोग्राफिकल रीजंस, उसके बाद आप बनाना आर्थिक कारक यानी कि इकोनॉमिक रीजंस या इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसके बाद आप बनाना सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 3 हेडिंग बनाना और ये सारी बातें बता देना जो जो मैंने आपको समझाई हैं, इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। पहली बार में सिर्फ वीडियो को देखो और समझो, दूसरी बार में क्या करना, अपने नोट्स प्रिपेयर करना और अच्छे से उनको याद करना। ठीक है, तो मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाऊँ। अगर आपको हमारा समझाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।